अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। अच्छा जी, आज हम अपना पहला ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं रिवीजन करती हूँ कि मैंने कहाँ तक छोड़ दिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा हम पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हमने सेमीकंडक्टर्स को स्टार्ट किया था, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स को। एंड दिस इज़ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स। और सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स में हमने कुछ सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स देखी थी कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। और फिर हमने साथ देखा था कि टाइप्स होती हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। कुछ एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ अलॉयज़ होते हैं। दैन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात हुई थी। और हमने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी वो ये थी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है, एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की, लेकिन एट आफ्टर सर्टन कंडीशंस। कंडक्टर की तरह वो हर वक्त नहीं कंडक्शन करता रहता, बल्कि कुछ कंडीशंस के बाद जाके वो कंडक्शन स्टार्ट करता है। और इस तरह इसमें दो तरीके से हम सेमीकंडक्टर्स को डिवाइड करते हैं। एक तो इंट्रिंसिक होते हैं जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, लेकिन उसमें अगर हमने कंडक्शन करनी हो तो हम टेम्परेचर को राइज़ करते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें हम टेम्परेचर को तो राइज़ नहीं करते कंडक्टिविटी करवाने के लिए, लेकिन हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स जो होते हैं वो कंडक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैन हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ बैंड गैप की इन सेमीकंडक्टर्स। और हमने कहा था कि ये जो बैंड गैप होता है बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज और वैलेंस बैंड एज एंड कंडक्शन बैंड एज। अगर ये मेरे पास वैलेंस बैंड एज है, कंडक्शन बैंड एज है और ये वैलेंस बैंड एज है, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो मुझे क्या बताता है, वो मुझे एनर्जी गैप बताता है। ठीक है, ओके। देन हमने कहा था कि जब एनर्जी गैप होता है बेसिकली इसको हम डिटर्मिन किस तरीके से करते हैं कि जो हमारे पास बेस्ट ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन का जो तरीका होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है बैंड गैप का को निकालने के लिए, इस बैंड गैप की वैल्यू निकालने के लिए या इसको फाइंड आउट करने के लिए। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन का जो मेथड है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द एनर्जी गैप। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। अब ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन की आगे से दो टाइप्स थी, जिसमें एक हमने कहा था डायरेक्ट मेथड था ऑप्टिकली एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, और दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड था। सही हो गया। अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट में भी डिफरेंस हम लोगों ने उस दिन देखा था कि अगर मेरे पास लाइक दिस इज़ ए कंडक्शन बैंड एज एंड दिस इज़ ए वैलेंस बैंड एज, तो क्या होगा कि कोई फोटोन बाहर से आएगा। आपको पता है सेमीकंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो वैलेंस बैंड होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। दिस इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। और ये जो ऊपर का होता है ये कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो कोई फोटोन अगर आता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मौजूद हैं जो कम्प्लीटली फील्ड बैलेंस बैंड में हैं, दिस इज़ ई वी एंड दिस इज़ ई सी, वो कुछ एनर्जी ले लेंगे और एनर्जी लेके सीधा क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं कि बस उसने क्या किया, फोटोन लिया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और कंडक्शन बैंड में चला गया। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड की जब हम बात करते हैं लाइक दिस, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जब फोटोन आता है और एब्जॉर्ब होता है उन इलेक्ट्रॉन्स में जो मौजूद हैं वैलेंस बैंड में, तो सबसे पहले तो वो तो एक तो एब्जॉर्प्शन करेगा, उस एब्जॉर्प्शन की रिज़ल्ट में वो एक और पार्टिकल जनरेट करेगा
जिसको हम नाम देंगे फोनॉन्स का। और हम कहते हैं वो फोनॉन्स क्यों आते हैं, ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशंस। ठीक है, यानी कि उसने सिर्फ ऐसे नहीं डायरेक्टली ये नहीं किया कि एनर्जी ली और जंप कर गया, बल्कि उसने एनर्जी ली और फिर वाइब्रेट किया और वाइब्रेशन की फॉर्म में उसने कुछ फोनॉन्स जनरेट कर दिए। तो वो क्या हुआ, अब वो फोनॉन्स जो होंगे वो फर्दर हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में या तो ऐड कर सकते हैं या उसमें से वो निकल सकते हैं। दो मेथड होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्रिएट होगा फोनॉन या फिर फोनॉन एब्जॉर्ब होगा, देन हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी, यानी फिर वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। लाइक दिस, अगर ये मेरे पास फोटोन इलेक्ट्रॉन उसके पास एनर्जी है और वो चला गया है, तो वो क्या करेगा, ख़ास अमाउंट की जो उसने यहाँ से एनर्जी, एक तो उसने फोटोन से एनर्जी ली थी उस इलेक्ट्रॉन ने, दूसरी उसने उस फोटोन से ली थी। तो फोटोन फोनॉन से जब वो ऊपर चला गया तो उसने फोनॉन की एनर्जी को वापस एनीहिलेट तो नहीं हम कहेंगे, उसने वापस दे दी, हमें एनर्जी वापस कर दी इन द फॉर्म ऑफ फोनॉन्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो इस तरीके से, और साथ हम ये भी कहते हैं, अगर मैं इसका हमने फार्मूला लिखा था, क्या फार्मूला था कि एच कट ओमेगा इज इक्वल्स टू ई जी माइनस एच कट म्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एनर्जी आ गई है, लेकिन ये एनर्जी कब है, व्हेन फोनॉन इज क्रिएटेड। और इसी तरीके से एच का टू मेगा इज इक्वल्स टू ई जी माइनस एच, ये मेरे पास सॉरी प्लस के लिए होगा, ये माइनस के लिए होगा, जब ये तब होगी एनर्जी व्हेन फोनॉन इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये क्या है, फोटोन की एनर्जी, ये है बैंड गैप की एनर्जी, और ये मेरे पास क्या है, फोनॉन की एनर्जी। ठीक है, तीनों दोनों साइड से हमारे पास एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। जो टोटल फोटोन की एनर्जी है वो यूटिलाइज कहाँ कहाँ हो रही है, एक तो बैंड गैप की शक्ल में, दूसरा फोनॉन की एनर्जी में, फोनॉन जो उसने क्रिएट किया, तभी हमने इसका नाम दिया फोनॉन इज़ क्रिएटेड। और यही जब वो एनर्जी यहाँ से ली, इधर से ली, जंप किया बैंड गैप की एनर्जी के बराबर, और साथ उसने निकाल दिया फोनॉन की एनर्जी को वापस, ताकि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन रहे। और यही चीज़ जब हम बात करेंगे व्हेन फोनॉन इज़ एब्जॉर्ब के केस में, यहाँ तो क्रिएट कर दिया ना उसने, यहाँ एब्जॉर्ब यानी कि जो फोटोन हमने दिया है वो एनर्जी गैप में यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, फोनॉन एब्जॉर्ब हुए इस एनर्जी गैप में, और फोटोन क्या किया वहाँ जाके उसने अपना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव किया। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जैसे ही फोटोन आता है और कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें चाहिए होती है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उससे नीचे नीचे अगर एनर्जी उसको मिलेगी फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन में नहीं जाते। तो उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये आपके पास आ गया ई जी प्लस एच कट म्यू, और यहाँ से मेरे पास ये ग्राफ आ गया। और ये जो एनर्जी है, दिस इज़ बेसिकली एनर्जी गैप में कुछ ख़ास अमाउंट की एनर्जी, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, कि यहाँ तक देखो कोई उसमें नहीं पीक आ रही, कोई उसमें मोशन नहीं आ रही, ये स्टिल है, लेकिन इस पॉइंट के बाद जाके एकदम से हमारे पास शार्प सा चेंज आया है, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड, जो यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इसके अंदर ऐड होगी तो ही इलेक्ट्रॉन के पास एबिलिटी आएगी मूव करने की या जंप करने की, अपनी एनर्जी राइज करने की फ्रॉम कंडक्शन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है एब्जॉर्प्शन का। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे, दिस इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ पे हमने बेसिकली कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन यूज़ करनी जो मैं आपको पहले करवा चुकी हुई हूँ, लेकिन उसको मैं अब इस पर टाइम नहीं लगाऊंगी, वो सिर्फ हम वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे जिस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये मेरे पास क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी मैं आपको समझाती हूँ डिटेल में कि ये है क्या चीज़। अच्छा, अब हमें पता है कुछ सेमीकंडक्टर्स के कि उसमें वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल होता है, और जो एनर्जी गैप होता है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके बाद कंडक्शन बैंड आता है जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी होता है।
और अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स की, तो वो हम किस तरीके से और इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप, यानी कि अब मैं आपको बताती हूँ कितने टाइप्स के कैरियर्स होते हैं। एक तो कैरियर्स होते हैं एन, जिसको आप इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, एक तो और दूसरे होते हैं होल्स, जिनको हम पी बोल रहे होते हैं, और एक होते हैं एन आई। अब जब एन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, जो हमारे पास ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। जहाँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होता है कि अगर मेरे पास जैसे पेंटावेलेंट से डोप करवाया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो एन टाइप हो जाता है। ट्राईवेलेंट से अगर मैंने डोप करवाया तो वो उसमें होल ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पी टाइप हो जाते हैं। तो ये एन इलेक्ट्रॉन्स और पी होल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। लेकिन जहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, जहाँ पे कोई डोपिंग नहीं होती, जो प्योर होते हैं, उसके जो कैरियर्स कहलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर्स, और उनको एन आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कुछ इलेक्ट्रॉन, इनकी वैल्यूज़ कुछ मटेरियल्स के लिए फ़िक्स्ड होती है। सिलिकॉन की फ़िक्स्ड होती है, जर्मेनियम की फ़िक्स्ड होती है। कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद करनी होंगी और एट सर्टन टेम्परेचर्स, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर देंगे तो ये कैरियर्स क्या करेंगे, कंडक्शन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन इनको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। तो एट सर्टन टेम्परेचर हमें इनकी वैल्यूज़ कुछ मटेरियल्स के लिए याद करनी पड़ती है, वो याद हो भी जाती है क्योंकि हम डिफरेंट जगहों पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी जो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमने इस इंट्रिंसिक कैरियर्स की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज़ लॉ ऑफ, आई होप कि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उसकी तरफ, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल्स की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें कौन बताता है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्मी डिराक या फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं आप। इसकी डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फर्मी लेवल क्या होता है। ये भी मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि फर्मी लेवल क्या होता है। तो फर्मी लेवल के लिए हम कहते हैं, अगर मैं कोई ड्रॉ करूँ फिगर इसकी, तो ये आपके पास क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये हो गया आपके पास वैलेंस बैंड। और ये जो है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं ई एफ। लेकिन अभी मैं ई एफ नहीं बोलूँगी, अब मैं इसको आज से म्यू बोलूँगी। है ये क्या, वही फर्मी लेवल, लेकिन बुक में जैसे कि म्यू यूज़ हुआ हुआ तो हम इसको फर्मी लेवल, दिस इज़ ए फर्मी लेवल। ठीक है, और ये जो मेरे पास जो है पॉइंट, इसको ये वैलेंस बैंड है तो ये माइनस ई की तरफ चला जाता है। ये मेरे पास दिस इज़ द इंक्रीजिंग एनर्जी, और यहाँ से ये अगर ज़ीरो है तो ये मेरे पास ई जी है, जो कि मुझे क्या बताएगा, डिफरेंस जो है मुझे क्या बताएगा, एनर्जी गैप की वैल्यू बताएगा। अच्छा, अब फर्मी लेवल की जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या होता है, ये बताता है हमें प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के होने की। और सेमीकंडक्टर के लिए हम बार बार क्या बात करते हैं कि वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होने की क्या है, मैक्सिमम है। गुड, और वो कितनी होगी, 1। और दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। और कंडक्शन बैंड के पास प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। दिस इज़ द फॉर्मूला एट नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, जब मैंने कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ या मैंने कोई डोपिंग वगैरह नहीं की हुई है। तो और मैं ये भी बताया कि जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, फंक्शन है टेम्परेचर का। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जिसमें मैं कह सकती हूँ ये जो कंडीशन है, पर्टिकुलरली व्हेन के बी टी इज़ वेरी वेरी लेस देन ई जी, तभी है ना, तभी यहाँ पे ज़ीरो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ई जी से बहुत कम है। कहीं तो ई जी से ज़्यादा हो जाएगी या बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना चाहूँ तो वो किस तरीके से होगा, एफ ऑफ ई इज़ इक्वल्स टू 1/e⁻ e माइनस म्यू ओवर के बी टी प्लस 1। ठीक है, ओके। फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैं ई माइनस म्यू को कंसिडर कर लेती हूँ वेरी वेरी ग्रेटर देन के बी टी।
तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो टर्म है ये भी बहुत ज़्यादा होगी। ये एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ हैं जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हुए हैं 0, 1/2 और 1 के लिए, ठीक है। यानी एट हायर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर, उस तरह की वैल्यूज़ हैं। तो वो आपको सारा पता है, वो मैं उसको दोबारा से नहीं बताऊँगी, वो आप उसी को देख लीजिएगा। दूसरा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। वो हम किस तरीके से लिखते हैं, ई के इज इक्वल्स टू एच कट स्केयर के स्केयर ओवर 2 m ई प्लस ई जी, ठीक है। और एम ई मेरे पास क्या, इफेक्टिव मैथ्स के बारे में अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं कैरियर कंसंट्रेशन के लिए बात करने लगी हूँ ना, मैंने कहा था इंट्रिंसिक कैरियर्स को मैंने लिखना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी गैप। तो मैंने सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए एन क्या है। एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के क्या सबसे आसान तरीका क्या है कि एन मेरे पास क्या है, एक तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यानी कितनी डेंसिटी ऑफ कितनी जगह मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो उन मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी इन जगहों के ऊपर, कहाँ पे कोई सर्टन एनर्जी रेंज डी ई में, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। और ये मेरे पास हो गई, उसकी लिमिट हो गई एनर्जी क्या, ई जी से लेके इन्फिनिटी तक। यानी ये ई जी से लेके इन्फिनिटी तक कितने एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे। एनर्जी लेवल्स में मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स मौजूद हैं और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में, वो सब मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देंगे, नंबर ऑफ़ कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके हैं, जो हमारे पास बुक में मेथड है हम उसको फॉलो भी कर सकते हैं, और भी बहुत से मेथड्स हैं। तो इस बुक वाले मेथड से अगर हम करें तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए डी ऑफ ई और डी ई को कैलकुलेट करना चाहिए, ये क्या चीज़ है। तो डी ई की वैल्यू आपने पहले भी बताई हुई है, वही हम यूज़ करेंगे जो सॉल्व की हुई है। 2 m e/h कट स्केयर 3/2 ई माइनस ई जी 1/2 डी ई, ठीक है। और इस वॉल्यूम को मैं इसके नीचे ले आऊँगी, ये वाला वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। और ये मेरे पास इसको मैं इधर ही नीचे ले आती हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हम क्या कुछ और वैल्यूज़ भी पुट करते हैं। कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे कि हमारे पास एन, ये है डी ऑफ ई, डी ई की जो वैल्यू है हम इस एन में पुट करेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा एन इज़ इक्वल्स टू ई जी ओवर इन और टू इन्फिनिटी 1/2 पाई स्क्वायर 2 m e 2 m e/h कट स्क्वायर 3/2 e माइनस ई जी 1/2 e की पावर म्यू माइनस ई ओवर के बी टी डी ई। एक तो मैंने इसकी वैल्यू पुट की है, दूसरी मैंने इस एफ ऑफ ई की वैल्यू पुट की है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दी थी कि किसके इक्वल। सही हो गया। तो ये हमने वैल्यू जब इसकी पुट कर दी तो देन फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये डी ई भी हो गया और ई माइनस ई जी डी ऑफ ई डी ई, ये सारी जो वैल्यू ना, ये डी ई की वैल्यू है, ये आप लोगों ने पहले कैलकुलेट की हुई है। ओके, देन इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ये कुछ इस तरह से जो कांस्टेंट्स होंगे उनको हम बाहर ले आएंगे। n इज़ इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर 2 m e/h कट स्क्वायर 3/2 e की पावर म्यू बाय के बी टी ई जी से इन्फिनिटी ई माइनस ई जी 1/2 ई की पावर माइनस ई ओवर के बी टी डी ई। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे हम। पुट x इज़ इक्वल्स टू ई माइनस ई जी ओवर के बी टी, ठीक है। और ई माइनस ई जी
इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा के बी टी एक्स, क्योंकि हमने डी ई निकालना है ना, तो डी ई इज इक्वल्स टू डी एक्स, साथ हो जाएगा के बी टी, और x की जो वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगी e माइनस ई जी ओवर के बी टी। खैर वो तो मैंने ऊपर भी लिख दिया था, इसको मैंने बेसिकली अलग अलग लिखने के लिए e ओवर के बी टी माइनस ई जी ओवर के बी टी भी लिख सकते हैं। अब इसकी लिमिट्स को अगर मैं लिखना चाहूँ वो भी चेंज होंगी, ठीक है। अगर मैं x में लेके जाना चाह रही हूँ तो मुझे पता है कि वैन e is equals to eg, x is equals to 0, and when e is equals to infinity, x is equals to infinity। इसी को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो ये मेरे पास e की पावर x जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, e की पावर e बाय के बी टी इंटू e की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी। अगर x इसके इक्वल हो तो e की पावर x इसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल। और इधर से मैं अगर e की पावर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगी, e की पावर e ओवर के बी टी इज़ इक्वल्स टू, लाइक मैं इसको माइनस ई की पावर अगर निकालना चाहूँ, यानी ये उधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, तो ये ई की पावर बन जाएगी माइनस एक्स माइनस ई जी ओवर के बी टी, ठीक है। तो बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई, और अब इनकी वैल्यूज़ को जब मैं पुट करूँगी तो ये बन जाएगा n इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर 2 एम ई ओवर एच कट स्क्वायर 3/2 ई की पावर म्यू ओवर के बी टी 0 से इन्फिनिटी के बी टी एक्स की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई जी ओवर के बी टी इंटू के बी टी डी एक्स। ये डी ई की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी, ठीक है इधर, और बाकी सारी वैल्यूज़ भी पुट कर दी। इसको हम आगे से और सॉल्व करेंगे और कोई ऐसा इंटेग्रल की फॉर्म बनाएंगे जिसका हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल का आंसर मौजूद हो, जो कि मोस्ट सिंपल तरीका है। तो ये मेरे पास बन जाएगा n इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर 2 एम ई के बी टी ओवर एच कट स्क्वायर 3/2 ई की पावर म्यू माइनस ई जी ओवर के बी टी 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इससे अगला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है वीडियो का।